कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए सो दैट आई कैन से दैट आई एम नो लॉन्गर वर्किंग फॉर मनी? फर्स्ट जॉब जब मैंने स्टार्टअप में किया था तब मेरी सैलरी थी 6,000 रुपीज। तो मोटोरोला का जब आपने जॉब लिया था तो उस वक्त कितनी सैलरी थी आपकी? 25 lakhs was my CTC and 2021 में मैंने किट कर। सो मतलब आपने 2021 में जॉब छोड़ दिया, उसके बाद काम थोड़ा बहुत कर रहे हो, लेकिन वो क्या कंसल्टेंसी कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो? तो अभी इससे इनकम आपको कितनी आ जाती है? इनकम इज गुड, इट आई गेट अराउंड पर मंथ। अभी आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं फिर? मुझे ये डायरेक्ट इक्विटी के बारे में आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मुझे कोविड तक पता नहीं था। दोस्तों आज की हमारी गेस्ट हैं सुशीला शर्ला, जो कि फाइनेंशियली फ्री हो चुकी हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है इनकी। आज इनसे जानने वाले हैं कि किस एज पे इनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिली, कैसे इन्होंने अपना कॉर्पोरेट जो जॉब था उसको छोड़ा, और कैसे अब ये अपना जो समय है उसको एंजॉय कर रही है जैसे ये चाहती थी, जैसे भी इन्होंने प्लान किया था। काफी एक इंपॉर्टेंट जर्नी है जो मैं कवर करना चाहता हूं, और बहुत ही इसको हम रॉ रखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, हंसी मजाक भी हो सकता है, बीच में हो थोड़ा बहुत सीरियस भी हो सकता है, बट इंटेंट यही है कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम कोई अचीव करता है एट द एज ऑफ लेट्स से 46 47, जो पता करेंगे अभी हम सुशीला जी से। इंपॉर्टेंट एपिसोड है, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि पूरी स्टोरी यहां पर कवर करने वाले हैं। ओके, तो सुशीला जी थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना समय दिया, और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी आप फाइनेंशियली फ्री हैं या कुछ और बाकी है? हाँ, मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। ओके ओके, तो आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। तो मुझे थोड़ी सी आपकी बैक स्टोरी जाननी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स और मैं, हम थोड़े से उस एज पे हैं, 30s में हैं, कुछ लोग 20s में हैं, कुछ 40s में हैं। तो वो कैसे आपने प्लानिंग पूरी करी थी, तो उसके लिए मुझे पहले बैकग्राउंड ये जानना था कि एक तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ था, परिवार में कैसी आपकी मतलब कोई इनहेरिटेंस थी बड़ी, कुछ आपको जायदाद मिल गई, ऐसा कुछ हुआ, या फिर एक नॉर्मल जैसे हमारे जैसे बहुत लोग होते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कैसा आपका बैकग्राउंड था? श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेक्षकों के लिए मेरी नमस्ते। एंड मैं हूँ विशाखापट्टनम से। मेरी पैदाइश हुई थी हैदराबाद में, लेकिन मेरा पूरा परवरिश हुआ है विशाखापट्टनम से। एंड मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों लेक्चरर्स थे आंध्रा यूनिवर्सिटी में। एंड हमारे घर में ऐसा मान लीजिए कि सब लोग स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंस हम टीचिंग को और एजुकेशन को देते थे, और अभी भी देते हैं। तो घर का माहौल ऐसे ही था कि हमेशा पढ़ाई के बारे में बात करें। सो मोस्टली बिकॉज घर में सब लोग टीचर्स थे। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मेरे पिताजी के पिताजी, उसको दादाजी बोलते हैं, वो ही वॉज अ वेरी वेल नोन स्कॉलर। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काफ़ी सारे संस्कृत बुक्स को तेलुगु में ट्रांसलेट किया। उनका इंटेंट था कि वो तेलुगु लोगों को हमारा हमारा बुक्स और हमारा ग्रंथ उन उन तक पहुंचाया जाए। तो काफ़ी सारे पुस्तक उन्होंने ट्रांसलेट किया है, और उनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। तो हमारा जो माहौल था बचपन से वो एक गुरुकुल जैसा था। काफ़ी सारे लोग आते थे ऑल एज ग्रुप्स में, कुछ ना कुछ सीखने से मेरी ग्रैंडफादर से। एंड संस्कृत, योगा, different topics. एंड कमिंग टू मी, माय फादर वो गुजर गए थे जब मैं 2 साल की थी। तो मेरा पूरा मेंटर जो है वो है मेरी माँ, जो यूनिवर्सिटी में तब लेक्चरर थी जब मेरे फादर गुजर गए थे। और आई हैव वन एल्डर ब्रदर, ही इज़ अ डॉक्टर नाउ। And that's about my family upbringing and conditioning. And आपने पूछा है क्वेश्चन कि डू आई इनहेरिट एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द फैमिली इनहेरिटेंस? नथिंग लाइक इट। इनफैक्ट मेरा ग्रैंडफादर का दो चीज़ मैं हमेशा याद रखती हूँ। एक चीज़ जो है कि वो हमेशा बोलते थे कि जो लायक है उसके लिए कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कमा लेगा। और जो नालायक है उसको कुछ भी दे दिया तो वो उड़ा देगा, तो उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन महत्व नहीं है कि उसको दिया करके। दैट्स वन थिंग। एंड दूसरी उनकी जो टीचिंग थी
वो थी कि जो भी ज्यादा है वो ना विष हो जाता है, वो पॉइजन हो जाता है। तो अपने लिमिट पे रहना है, अपने दायरे पे रहना है। तो उनकी ये जो दो टीचिंग्स है वो मेरे मन में काफी कुछ इंग्रेन हो गया है। और मैं सब व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा हिंदी उतना सही नहीं है क्योंकि मैं साउथ की हूँ, लेकिन मेरी पूरी शिद्दत के साथ ट्राई करूंगी कि मैं हिंदी में सही शब्द और सही वर्णन करूं। लेकिन अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कुछ हो गया है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी हिंदी बोल रहे हैं आप सुशीला जी। कोई इसमें कमी नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और मुझे काफ़ी इंस्पिरेशनल लगा जो आपने अपनी बैक स्टोरी बताई। मेरा कंक्लूजन ये निकलता है कि एजुकेशन को आपके परिवार में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और उसकी वजह से ही मतलब आपके ब्रदर भी डॉक्टर हैं। और आपका जो यूथ था वो, मतलब जैसे शादी और आपका जॉब, मुझे उसके बारे में बताइए। पहला जॉब कौन सा था? शादी किस फैमिली में हुई? मतलब आपके हस्बैंड क्या करते थे शुरू में, मतलब जब आपकी शादी हुई थी? और उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी कैसी थी? क्योंकि आपने बताया कि आपके फादर अनफॉर्चुनेटली बहुत बहुत छोटी आपकी उम्र थी तब चले गए थे। तो कैसी फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त थी आपकी? हाँ, तो मैं यूथ के बारे में बात करूँ तो पहले मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बात करती हूँ। तो मैं काफ़ी ऑलवेज गुड रैंकर थी। तो मैं आंध्रा यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया था, वो भी अपना मेरिट से। सो मेरा स्टेट रैंक था 329। एंड देन मेरी जब इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर में ही मेरा शादी का देखने का समय स्टार्ट हो गया था। सो इमीडिएटली आफ्टर मैं फिनिश्ड माई इंजीनियरिंग, तब मैंने तुरंत मेरी मम्मी ने मुझे शादी के लिए फिक्स करवा दिया। और मेरी अरेंज्ड मैरिज थी, तो मैं 21 ईयर्स की थी और मेरी शादी फिक्स हो गई थी। और मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हुई है और वो सरकार में काम करते थे। सो दैट्स व्हाट इट इज। ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर एंड ओके, वेरी गुड, या। वेरी गुड। और आपका पहला जॉब, शादी के बाद आपने जॉब कब चालू किया? मतलब पहले जॉब था तब शादी हुई, या मुझे लग रहा है कि शादी पहले हो गई थी शायद आपकी? हाँ हाँ, तो मेरा मार्क लिस्ट भी नहीं आया जी राहुल जी जब मेरा शादी फिक्स हुआ था। ओके, अच्छा। तो मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट शादी का फिक्स होने के बाद मिला था। एंड देन माय हस्बैंड, उनको बहुत एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट है, जैसे मेरे फैमिली है, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही थे। तो उन्होंने बोला कि तुम एमटेक करो। तो मैंने शादी के तुरंत एमटेक किया था आंध्रा यूनिवर्सिटी, अगेन कंप्यूटर साइंस में। तो 1995 में मेरी शादी हुई थी। 1998 तक मैंने 1996 तक मैंने पढ़ाई किया था। जी। फिर पढ़ाई के बाद 2-3 महीना मुझे जॉब नहीं मिला। फिर हैदराबाद में मेरा पहला नौकरी हुआ था एक स्टार्टअप में। वो स्टार्टअप में मैं का काम करती थी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह। एंड वो स्टार्टअप भी बहुत अच्छा स्टार्टअप है, जो आप लोग यूएसबी केबल यूज करते हो ना, उनका सॉफ्टवेयर में बनाती थी। सो वो टीम में थी। तो वो स्टार्टअप में मैंने 3-4 महीना काम किया। फिर मुझे मोटरोला में नौकरी मिली थी, जिनका पोस्टिंग था बैंगलोर में। तो आप फिर बैंगलोर, मोटोरोला, जब जॉब आपने लिया तो बैंगलोर आ गए थे आप, ऐसा? हाँ, तो हम बैंगलोर आ गए थे एंड हम 14 साल मैं बैंगलोर में थी। ओके। तो मोटोरोला का जब आपने जॉब लिया था तो उस वक्त कितनी सैलरी थी आपकी? खर्चे कितने होते थे? और कैसे आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह थे उस वक्त? पता भी था क्या आपको कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की कोई चीज़ होती है उस वक्त? या सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट माई मेरा फाइनेंशियल जर्नी। तो मेरा एमटेक में जो था, तो आई यूज टू गेट स्टाइफंड ऑफ 1,000 रुपीज। एंड उसमें से 200 में आरडी लेती थी, रिकरिंग डिपॉजिट। उन जमाने में मुझे रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट के अलावा और कुछ नहीं मालूम था। देन मैंने फर्स्ट जॉब जब मैंने स्टार्टअप में किया था, तब मेरी सैलरी थी 6,000 रुपीज। उसमें से मैं 4,500 ऐसा फिक्स्ड डिपॉजिट ले लेती थी एंड 1,500 अपना खर्चा के लिए रखती थी, घर का खर्चा इसलिए। एंड देन व्हेन आई जॉइंड मोटरोला, तब मेरी सैलरी 13,500 टेक होम था। एंड तब से मैंने एक प्लान्ड तरह से सेविंग स्टार्ट किया था। और उसमें मेरी मदर का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे एजुकेट किया कि अभी तुम फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसा मत करो, तुम एक साइट ले लो। तो मैंने काफ़ी रिस्क के साथ एक साइट हैदराबाद में लिया है,
तो आपको सुन के ज़रा सरप्राइज भी हो सकता है। तो मंथ में हम लोग 600 to 800 rupees we used to pay as an installment to a real estate firm, जो हमको 5-6 साल बाद वो साइट हमको मिलेगा। लेकिन तब हमारी अर्निंग्स उतनी ही थी कि हम उतना ही सेव कर सकते थे। तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट जर्नी जो लाइक अ सब्सटेंशियल वन वाज इन्वेस्टिंग इन दैट रियल एस्टेट। और जो भी पैसा बचता था मैं हमेशा फिक्स्ड डिपॉजिट्स ही लेती थी, क्योंकि मुझे बस यही मालूम था। और मुझे ये फाइनेंशियल फ्रीडम का शब्द बिल्कुल पता नहीं था। ठीक है, तो आपने प्लॉट खरीदा और ये सोच के खरीदा कि ठीक है 5-6 साल बाद ये प्लॉट मुझे मिल जाएगा और अभी मैं आराम से, क्योंकि 600-800 रुपये जो मैं बचा पा रही हूँ वो मैं इसमें लगा देती हूँ। तो एक तरह से आपने, आज की लैंग्वेज में आज का लिंगो ये बन गया है कि हम उसको सिप कहते हैं, एसआईपी कहते हैं। तो एक तरह से आपने उसी कॉन्सेप्ट को, चाहे आपको मालूम था कि नहीं, बट आपने वो कॉन्सेप्ट एक तरह से अप्लाई कर दिया वहां पे। तो वो राइट। प्रॉपर्टी आपको मिल गई फिर 5-6 साल बाद? हाँ हाँ, 7 साल ऐसा लगा, 7-8 साल, क्योंकि वो एलोकेशन में टाइम लगता है। वो प्रॉपर्टी मिल गई है हैदराबाद में। वो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट मैं अभी भी अभी। है वो आपके पास? हाँ हाँ, अभी भी है। अच्छा, आप बताना चाहेंगे, आपके ऊपर है पूरा, आप बताना चाहेंगे कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी अभी? मैंने ना उसका पूरा आई डेंट डू रिसर्च, बट हो सकता है 45 लाख ऐसा। 45 लाख के आसपास होगी उसकी। हाँ, फोर्टी ठीक है। फाइव लैक्स के आसपास हो ठीक सकता है। है। तो उसके बाद फिर आप मोटोरोला में ही रहे? कब तक रहे आप मोटोरोला में, और कब तक आपकी अर्निंग्स कैसे, इनकम कैसे बढ़ी, आप मुझे थोड़ा ये भी बताइएगा। श्योर। सो मैं जहाँ पे ज्वाइन किया था राहुल जी, वही उधर से ही आई केम आउट। तो सो मोटरोला वाज एक्वायर्ड बाय नोकिया, सो नोकिया ने मोटरोला को खरीदा था। तो मैं ऑटोमेटिकली नोकिया एम्प्लॉय बन गई थी। ओके। और मेरा सैलरी का जो है, आई वॉज ए गुड परफॉर्मर। तो मान लीजिए हर मंथ, हर साल 10%, 15% ऐसा था इनिशियली। फिर एक टाइम पे आ गया है जब टेलीकॉम का एक्चुअल प्रॉफिट्स कम होता जा रहा था, तब मेरा सैलरी का इंक्रीज यूज टू बी 6% to 8%। तो उस हिसाब से आप लेके जाएंगे तो 13,500 वॉज माई टेक होम। एंड मैं जब एमबीए करने गई थी, तब मेरा 25 lakhs और 22 lakhs वॉज माई सीटीसी पूरा, मैंने विदाउट डिडक्शन। या कौ, सीटीसी कौ, इज लाइक। या हाँ, कौन से साल में आपने एमबीए करा था? हाँ, मैं 2012 में द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में, नोकिया हैड दिस पॉलिसी कि हम, आप अगर 10 साल किसी कंपनी आप हमारे साथ काम करेंगे तो आप 1 साल लीव ले सकते हैं। तो मैं वो फैसिलिटी को यूज करके मैंने पढ़ाई किया, जीमैट एग्जाम लिखी थी फिर द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में, जब मैं 38 ईयर्स की उम्र में मैंने ज्वाइन किया था। देखिए, मुझे इसमें एक चीज समझ में आई सुशीला जी कि आपने ये बोला ना, जैसे एजुकेशन आपके परिवार में रही है, तो मतलब राइट। इट्स नॉट जस्ट द टॉक, एक्चुअली यू वॉक द टॉक। कि या। आपने मतलब 2012 में भी जीमैट निकाला पढ़ाई करके, एमबीए किया, जबकि आपका अच्छा खासा जॉब था। तो एक ये हाँ। मतलब मेरे लिए एक सीख है कि किस तरह से आप जॉब करने के बाद भी एजुकेशन को आपने छोड़ा नहीं, उसको पकड़ के रखा कि स्किल्स इंपॉर्टेंट है। यस। ओके। एंड वो आज भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं हर दिन 2 घंटा पढ़ती हूँ। अभी भी? अभी भी, अभी भी। ओके। ओके, माने वेरी नाइस। कुछ बुक नहीं तो आपका वीडियोस, कोई भी कोई जहाँ पे बात भी नहीं। मैं सीख सकती हूँ कुछ जी। नया। जी। तो मैं, आई कॉल इट एज एजुकेशन इन्वेस्टमेंट। मैं अपने व्यूअर्स को ना एक पॉज लेके बताना चाहता हूँ कि मैं सुशीला जी से कल फोन पे बात कर रहा था जब मैंने उनको इनवाइट करा पॉडकास्ट के लिए। और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरी वीडियोस देखती हैं, कौन सी वाली, ईटीएफ्स वाली। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो सुन के, इसलिए नहीं कि मेरी वीडियो देखती हैं, इसलिए कि वो फाइनेंशियली फ्री हो चुकी हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत यंग है, लेकिन फिर भी, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं, नो ऑफेंसेस सुशीला जी, बट फिर भी वो ईटीएफ्स के बारे में सीखना चाह रही हैं। तो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि एज कोई लिमिट नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा एज हो गई है, लेकिन फिर भी कांस्टेंट, जैसा भी उन्होंने बताया कि हर 2 घंटे पढ़ाई कर रही हैं, सीख रही हैं कुछ ना कुछ। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा आपकी जर्नी में, और मुझे लगता है कि शायद मैं ये कंटिन्यू कर पाऊं। मैं भी सीखने की बहुत कोशिश करता हूं सुशीला जी, बट मैं होपफुली ये काफी मेरे लिए एक टेक अवे है कि मैं भी ये
जो ये जर्नी है ना इसको कंटिन्यू रखूं सीखने की, बिकॉज काफी इससे इंसान का जो ब्रेन है वो एकदम अच्छा रहता है। और सीखोगे तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में एम्बिशंस भी रहेंगे, करेक्ट है? यस यस, वेरी मच ट्रू। हम हमेशा अलर्ट रहते हैं इसकी हाँ। वजह से। और मुझे ना हमेशा यंगस्टर्स से सीखना बहुत पसंद है, जी जी। जो मेरे से यंग है, क्योंकि उनमें ना फ्रेश आइडियाज होता है, कुछ क्रिएटिविटी होती है, और झिझक नहीं होता है जब वो बात हाँ करते हैं, बिना झिझक के बात करते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं 20 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स ऐसे लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करूं, क्योंकि उनका एनर्जी मुझे जरा सा मिल जाएगा, वो मेरा सेल्फिशनेस है, और उनका क्रिएटिविटी मुझे मिलेगा, और उनका सोच जो है वो बहुत अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस जब आपने एमबीए किया उस वक्त आप क्या क्या उम्र पे थे? आप 38 पे थे शायद। यस, मैं 38 ईयर्स की थी। अच्छा। एंड यस। और उस वक्त तक आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एफडी वगैरह में थे, और आपने जो प्लॉट बताया, साइट बताई, उसमें था, उसके अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट्स थे आपके? हाँ, तो मैं आई विल डिटेल में चली जाऊंगी। 1999 में मेरा आई हैड गिवन बर्थ टू माई सन। ओके। तो अगेन माय मदर सेड कि अभी एक लड़का हो गया है, उसकी पढ़ाई के लिए तुम्हें इन्वेस्ट पैसा जोड़ के रखना है। सो अगेन आई बॉट अ साइट इन विशाखापट्टनम थ्रू दिस इंस्टॉलमेंट ओनली, बिकॉज लमसम आई नेवर हैड दैट काइंड ऑफ अ मनी। तो वो 5 साल तक मैं हर मंथ मैं मम्मी को बेचती थी और वो इन्वेस्ट करती थी। एंड वो साइट अभी है, फॉर फॉर हिम, फॉर हिज एजुकेशन इज वॉट आई थॉट देन। And then when my daughter was born, again I bought a site, same installment, and then that's also there. Now coming to by the time 2012 तक, जब तक मैं एमबीए के लिए जा रही थी, तब मेरा सैलरी था 22 to 25 lakhs। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट जर्नी था, 2009 में किसी ने मुझे सिप के बारे में बताया था। मेरे ऑफिस में रिसेप्शन में सब लोग बैठ के ना कुछ डिस्कस कर रहे थे, कोई कोई आए थे, और तभी पहली बार मैं सिप में इन्वेस्ट किया। तो मंथ का मैं शायद 5,000 या 8,000 ऐसे सिप में डालती थी। ये सो एक एसेट क्लास था रियल एस्टेट, एक एसेट क्लास था म्यूचुअल फंड्स। मुझे ये डायरेक्ट इक्विटी के बारे में, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मुझे कोविड तक पता नहीं था, 2020 तक। तो बस म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट। और तीसरी चीज क्या है कि हम साउथ के लोग हैं, साउथ के लोग हम लोग काफी कुछ सोने में इन्वेस्ट करते हैं। वी डोंट कॉल इट इन्वेस्टमेंट, वी परचेस। तो हमारी ना साल में अगस्त मंथ होता है, श्रावण मास, जहाँ पे हर लड़की कुछ ना कुछ गोल्ड खरीदती है। ओके। तो मुझे गोल्ड में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरी मदर और मेरी छोटी बुआ बोलती थी कि मुझे अभी लड़की हुआ है, तो यू शुड बाई गोल्ड, आधा ग्राम 1 ग्राम जितना हो सके खरीदो। तो मैंने क्या किया है, ज्वेलरी की तरह मैंने कभी खरीदी नहीं, लेकिन मेरे ऑफिस के प्रेमिसेस में ही एक बैंक था, कॉरपोरेशन बैंक, अभी जो यूनियन बैंक बन गई है। तो मंथ में जो भी पैसा बच जाता था, नीचे जाके, वो नीचे था, मैं सेकंड फ्लोर में थी, वो नीचे जाके मैं उसका गोल्ड कॉइन लेती थी। तो वो गोल्ड कॉइन कितना था, 0.5 ग्राम्स, 1 ग्राम, ऐसे ही इज व्हाट आई वाज सेविंग, एंड आई वुड इमीडिएटली परचेज इट। तो मेरे पास छोटे छोटे ऐसे काफी कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया था। तो ये आप मान सकते हैं, जब मैं आईएसबी गई थी तब मेरे पास ये सब एसेट क्लासेस थे। मतलब आई थिंक आपने दैट था ना ऑलमोस्ट, आपका क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब आपने ऑलमोस्ट एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लिया था, बट इंटेंशनली नहीं बनाया था, बट आपको कुछ सूझ मिली अपनी मदर से कि मतलब रियल एस्टेट में आपके 3 प्लॉट्स हो गए जहां तक मुझे समझ में आया तब तक, राइट? 3 प्लॉट्स हो चुके यस। थे, और राइट। एफडीज आरडीज वगैरह थी आपके पास, उसके अलावा वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हो गए, एंड देन उसके अलावा आपने गोल्ड भी खरीदा जितना आप खरीद हम्म। पाते थे कॉइन्स के थ्रू, क्योंकि उस वक्त में यस। ईटीएफ्स वगैरह मुझे नहीं मालूम, शायद थे भी, आई थिंक उस वक्त नहीं थे शायद गोल्ड ईटीएफ्स इंडिया में एटलीस्ट, और अगर होंगे तो भी बहुत पॉपुलर नहीं होंगे, मालूम भी नहीं होगा लोगों को। या। और साथ में आपने म्यूचुअल फंड्स को भी एक्सप्लोर करना चालू कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। बहुत थोड़ा कम थोड़ा। रकम, बट हाँ, यस। थोड़ा, हाँ, तो मतलब एक तरह से वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसको हम एसेट एलोकेशन थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में कह देते हैं, वो आपका ऑलरेडी चालू हो चुका था। क्या आपको याद है कि उस वक्त ये जो आपने बनाया था सब कुछ, उसका कितना वैल्यू था? और आपने फिर ये सोचा कैसे कि यार अब मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है? क्योंकि 38 तक तो आपके दिमाग में शायद ये विचार आया ही नहीं था।
मुझे मेरा विचार आया था इमीडिएटली आफ्टर माय एमबीए। अच्छा, वहीं से आया क्या आइडिया? वहीं से नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इज यू आर आस्किंग मी अबाउट कितना मेरा एसेट्स उस जमाने पे है, राइट? जी जी। तो टू बी ऑनेस्ट राहुल जी, जितना मेरा एसेट्स था उतना मैंने अपना पढ़ाई में डाल दिया था। अच्छा, वो सारा एमबीए में पढ़ाई में खर्च हो चुका था? हाँ, लाइक मैं मैंने आई मे बी द मैक्स आई वुड हैव हैड इज कीपिंग द साइट्स असाइड बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर हैविंग उसका वैल्यूएशन मैंने कभी नहीं किया था तब। और लेकिन जो मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट्स था, गोल्ड था, जो भी था, वो सब मान लीजिए कि मेरा एमबीए का लिए सफिशिएंट था। फिर भी मैंने लोन लिया था, लेकिन मैंने जब जा रही थी तो मैंने सोचा कि मुझे मैक्सिमम कुछ नुकसान नहीं है, जो मैंने मेरी कमाई है उसको मैंने ऐसा खर्च किया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने सेव किया और अपने एजुकेशन के ऊपर, एमबीए के ऊपर खर्च कर दिया उसको। यस, सो ऑफ कोर्स मैंने लोन लिया था तो ऐसा नहीं है कि पूरा खर्च किया था, लेकिन मैं बेफिक्र गई थी पढ़ाई के लिए हाँ कि जो मतलब मेरी प्रेशर कुछ नहीं था कि टेंशन भाई। नहीं था। हाँ, प्रेशर नहीं था हम्म, आपके ऊपर। एग्जैक्टली। सो उन दिनों मेरा एमबीए का फीस शायद 28 lakhs था। सो आईएसबी का तो उतना मेरा सेविंग्स वाज देयर। डू यू थिंक वो अच्छा डिसीजन था आपका? कौन सी डिसीजन? कि एमबीए आपने करना? सारा मतलब 28 लाख रुपीज लगा के एमबीए किया, डू यू थिंक दैट वाज ए गुड डिसीजन? यस यस, इट इज अ गुड डिसीजन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, थोड़ा मुझे समझाइए डिटेल में। श्योर, सी मैं इंजीनियर हूँ क्या, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया, फिर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट किया, लेकिन मेरा जो दायरे था वो सब सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, तो काफी लिमिटेड था मेरा व्यू। और मैं मेरे में वो एक इंटरेस्ट है कि मैं जितना हो सके अपना दायरे को बढ़ाऊं। और वो दायरा बढ़ाने के लिए मुझे इधर आई हैड टू क्विट माय जॉब, जॉइन ए स्टार्टअप एंड एक्सपेरिमेंट, और गो फॉर अ फॉर्मल एजुकेशन विच इज माय यूजुअल टाइप। मेरी टाइप जो है, मैं फॉर्मल एजुकेशन पे ज्यादा महत्व देती हूँ। तो मैंने तो मेरा जो दायरा जो है वो बहुत बढ़ गया है राहुल जी। नहीं तो मैं अभी 50 साल की हूँ, मैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसी में रह जाती। लेकिन अभी मुझे सब फंक्शन एरिया समझ में आता है। हम्म। मुझे पोर्टर्स 5 फोर्सेस समझ में आता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी समझ मैं मुझे आपका वीडियोस भी समझ में क्यों आता है, क्योंकि मैंने एमबीए किया। एमबीए किया हुआ है, हाँ। नहीं, अच्छी बात बताई आपने कि अपने को लगता नहीं है कई बार, पर एमबीए डेफिनेटली मैंने 2007 में किया था। एंड आई टोटली एग्री विद यू। उससे पहले मैं एक साल जब शॉप फ्लोर पे काम करता था, मैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग में था, तो मुझे स्टील समझ में आता था, लेकिन उसके पीछे का बिजनेस का कभी अप्रिशिएशन नहीं था। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। एमबीए करने के बाद डेफिनेटली आपके होराइजंस जो है वो थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं, और आपके ब्लिंकर्स, जो जिनको ब्लिंकर्स कहते हैं, वो हट जाता है। लेकिन फाइनेंशियली मैं आपके बारे में सोच रहा था सुशीला जी, कि आपको एमबीए करने के बाद क्या आप कंटिन्यू करें और उससे आपकी सैलरी पे कुछ फर्क पड़ा? हाँ, सो मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठी हूँ क्योंकि मैं सबैटिकल से हूँ। जी। तो जब मैं वापस ज्वाइन हुआ था जरा सा धक्का हुआ था, क्योंकि मुझे तुरंत वो सैलरी हाइक नहीं मिला है। सो 2012 काफ़ी कुछ ट्रांजिशन फेज भी था, क्योंकि मुझे दिल्ली शिफ्ट होना था बैंगलोर से। सो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, और दिल्ली में फर्स्ट 1 ईयर मुझे देर वॉज नो इंक्रीमेंट इन माई सैलरी। इट वॉज द सेम सैलरी वॉज वॉट आई वॉज ड्रॉइंग बिफोर आई डिड माई एमबीए। एंड ऑल्सो मेरे सारे पियर्स को वो सैलरी इंक्रीमेंट आ जाता है 1 साल का, वो भी मुझे नहीं मिला। ओके, लेकिन मैं काफ़ी एजाइल हूँ। मैंने एक चीज़ को पकड़ के उसके पीछे भागती हूँ। ओके, सो मैंने काफ़ी सारे रोल्स को अप्लाई किया, और 1 साल में मैं अपना प्रमोशन ले लिया, और प्रमोशन के साथ साथ मेरा सैलरी भी बढ़ गया। फिर मैंने एक रूल बना लिया राहुल जी कि मुझे ना नेक्स्ट 10 साल में मुझे सब फंक्शन एरियाज सीखनी है, कि मैं सॉफ्टवेयर आर एंड डी में ही नहीं करूंगी। आर एंड डी में 14-15 साल कर लिया, फिर मैंने सप्लायर क्वालिटी में किया, फिर प्रोक्योरमेंट में किया, बिजनेस एक्सलेंस में किया, काफ़ी सारे फंक्शन एरियाज में काम करके मेरा टारगेट था कि 10 साल में मुझे बाहर आना है और खुद का कुछ स्टार्ट करना है।
तो हर 2-2 साल मैं अलग अलग रोल को अप्लाई किया, और गॉड्स ग्रेस मुझे प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलता रहा। वेरी गुड। तो, तो अगर आप मेरे क्लासमेट से कंपेयर करेंगे तो मेरा सैलरी शायद लेस है, लेकिन मैं खुश हूँ, लाइक मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, मतलब आपने सीख लिया, आपको सीखने का जो हंगर था वो सेटिस्फाई हुआ। एग्जैक्टली। ओके। एग्जैक्टली। मुझे ये सारे कॉन्वर्सेशन में हम वो पॉइंट डिस्कस करना भूल गए कि फाइनेंशियल फ्रीडम का थॉट कब आया आपको? श्योर। तो मैं हर दिन राहुल जी 15 मिनट ना अपने आप को टाइम देती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि ये जो मैं कर रही हूँ आज, मैं खुश हूँ क्या। वो बच्चों का परवरिश में मान लीजिए, खुद का एजुकेशन अपस्किलिंग में मान लीजिए, जॉब में मान लीजिए, रिलेशनशिप्स में मान लीजिए, सब में एक बार उसको सेल्फ रिफ्लेक्ट करती हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट 3-4 महीने ऐसा लगा कि मैं जो कर रही हूँ ये मुझे नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। माय एक्सपीरियंस वाज कि मैं अपना पूरा पोटेंशियल को यूज नहीं कर रही हूँ। सी, पैसा एक बात है, पैसा मैं कमा रही थी, दैट वाज नॉट एन इश्यू, बट जो मेरा पूरा पोटेंशियल है वो पूरा यूज कर रही हूँ कि नहीं, मुझे आंसर आ रहा था नो, especially after my MBA and what all I have studied and everything. Then मैंने सोचा कि अभी रेस्पॉन्सिबली इसको हैंडल करना है, कि 7-8 साल में मुझे क्विट करना है, एंड आई हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन एंड ऑल्सो हैव सर्टन फ्रीडम ऑफ माई टाइम, यू नो। सो ये थॉट जो आया था वो करीबन 2012, 2013, 2014 में स्टार्ट हो गया था ये थॉट, एंड देन मैं 2021 में मैंने किट कर दिया। ओके, सो जब ये थॉट आया तो आप एमबीए कर चुके थे, जॉब में वापस आ चुके थे, यस। और मतलब ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट्स नहीं मिले थे, लेकिन आपने ये सोच लिया था कि अब मुझे इस कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ना है और छोड़ हम्म। के मुझे कुछ और करना है, ये डिसीजन आपने लिया। यस। तो उस वक्त जब आपने ये डिसीजन लिया तो कैसे आपने कैलकुलेट किया कि भाई कितने साल मुझे और काम करना है, मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है, मतलब जिसको आज हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते थे कि भाई फायर नंबर क्या है, भाई कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए सो दैट आई कैन से दैट आई एम नो लॉन्गर वर्किंग फॉर मनी, कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए सो दैट आई कैन से दैट आई एम नो लॉन्गर वर्किंग फॉर मनी। वो कैलकुलेशन कैसे किया और क्या क्या उस कैलकुलेशन के पीछे गया? या श्योर। सो फर्स्ट थिंग इज, मैं ना जरा करेक्ट करना चाहती हूँ कि मेरा सैलरी का इंक्रीमेंट इनिशियली नहीं था, लेकिन बाद में नोकिया में मुझे काफी अच्छा सैलरी मिल गया था। सो जस्ट टू करेक्ट व्हाट आई वाज सेइंग एंड मे बी व्हाट यू अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द कैलकुलेशन पार्ट, यू नो, आई जस्ट लुक्ड एट मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हम्म। माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एट माई हाउस इज माई चिल्ड्रंस एजुकेशन and my my education loan. Okay. And then leisure travel is my responsibility, and also partly my children's weddings. So not complete 100%, but partly my children's wedding. So ये 4-5 मेरे important aspects है जिसको मुझे रेस्पॉन्सिबली हैंडल करना है। तो मैंने एक स्प्रेडशीट पे डाल दिया है कि मुझे कितना चाहिए। ठीक है। तो मैंने बहुत आसानी से कैलकुलेट किया है कि मैं जो साइट मेरे लड़के का एजुकेशन के लिए लिया था उसको गवर्नमेंट सीट मिल गया था एमबीबीएस में, तो बिल्कुल खर्चा ही नहीं था। ओके। सो वो साइट उसका कुछ कुछ भी चाहिए तो उसको मैं हम बेच सकती हूँ। सेम थिंग जब मेरी लड़की जो पैदा हुई थी, जो साइट लिया है उसकी एजुकेशन भी उसमें हो जाएगा करके। एंड देन मैंने जो उधर एक साइट हैदराबाद से लिया है उसको मैं बेच दिया, तो दोनों का शादी में करवा सकती हूँ। तो अभी जो बचा कुचा है वो है मेरा रिटायरमेंट, which is what is needed, right? And so I did a detailed calculation कि कितना चाहिए होगा and all that stuff. Of course that time मैं इतना YouTube में एक्टिव नहीं थी, तो मुझे वो मैथ ऐसा कुछ नहीं था। बट मैंने क्या सोचा कि अगर मेरे पास 35 to 40 lakhs होगा इन 2021, मेरे लिए बस है वो। आई एम टॉकिंग अबाउट मी एज एन इंडिविजुअल, I'm not talking me as a family. So me as an individual, I am fine, right? And my son has already joined MBBS. My daughter is doing well. So वह सब देख के मुझे लगा कि अभी मुझे I don't need to get stressed to earn money.
And then I will also want to tell one more thing. I have taken a hard decision. Okay. इन द सेंस दैट तब मैं ना एक अच्छा सा अपार्टमेंट लेने वाली थी. मैंने आई पेड फॉर इट विद वन ऑफ द गुड बिल्डर इन गुड़गांव. मैं उसको बेच दिया. तो व्हेन आई टुक दिस डिसीजन आई डेंट वांट टू हैव दैट लोन इन माय मेंटल स्पेस, ईएमआई का. सो आई सेड मुझे वो घर किस लिए चाहिए. आई यूज टू ऑलवेज क्वेश्चन व्हाई डू आई नीड इट. सो आई डोंट नीड इट एक्चुअली. तो हाँ, पैसा है, ये घर इधर ले लो और एक घर दुबई में ले लो और एक घर कहीं पे ले लो, वो तो माने इसका कुछ एंड नहीं है. नहीं देयर इज तो नो ज्वेलरी लिमिट. ले लो, हाँ, देयर इज इसका नो लिमिट. कार ले लो, है करके. और पैसा बस यू कैन इन्वेस्ट इन मल्टी. सो आई ऑलवेज गो बैक टू माई फंडामेंटल्स राहुल जी. मेरे फंडामेंटल्स क्या है कि जो अगर मेरे बच्चे लायक है तो मुझे देने की जरूरत नहीं है कुछ. और अगर नालायक है तो कितना भी दे वो एनीवे उड़ा लेंगे. सो उस फंडामेंटल से मैं आई हैव प्लान्ड माय फाइनेंसेस. हाँ, तो मोटा मोटा आपकी जो 3 साइट्स थी वो आपने रखी थी, एजुकेशन प्लस वेडिंग ऑफ द किड्स. यस. एंड आपको लगा कि यार वो अभी भी सफिशिएंट है, तो मुझे एज लॉन्ग एज मैंने अपने बच्चों को एजुकेशन दे दी और उनकी शादी करा दी, देन उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं. आई एम नॉट गोना गिव देम लेट्स से 1 करोड़ जब मैं नो रिटायर नो. हो जाऊं, या 2 करोड़. वो उनको अपने आप कमाना पड़ेगा. हाँ, दैट तो आई मेक इट वेरी क्लियर राहुल जी. अच्छा. वेरी वेरी क्लियर. लाइक बहुत रिसेंटली ऑल्सो सेंसिबल है. कुछ. हाँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि ग्रेजुएशन तक ही मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अच्छा, वो भी ग्रेजुएशन तक. ओके. हाँ हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन तुम लोन ले सकते हो पापा के साथ, मेरे साथ. ठीक है. यू कैन टेक लोन. हम्म. बट हम एज अ मदर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली, और एज पेरेंट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली टू फेंड यू टिल योर ग्रेजुएशन. उसके बाद मैं भी ना अपना ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी मिल जाती. करेक्ट. लेकिन मैंने राइट, मैं मेरिट सीट में मैंने एमटेक किया है. सो वो मैं बहुत क्लियर हूँ और बच्चों को भी इतना क्लैरिटी से बताती हूँ. तो मुझे कोई ये नहीं है कि उनको 10 करोड़ देना है. नहीं, आई विल नॉट बी गिविंग ऑल्सो. आई एम वेरी अच्छा, क्लियर ठीक है. अबाउट इट. ठीक है, वेरी गुड. सो आपने फिर जो 30 से 35 लाख का जो निकाला कि भाई मुझे अगर 2021 तक अगर मैं 30 से 35 लाख जोड़ लेती हूँ किसी भी तरह से, हाँ तो मेरे लिए हाँ. सफिशिएंट है. वो कैसे आपने सोचा, जरा उसके पीछे थॉट प्रोसेस कुछ आपको याद है, कैसे आपने कैलकुलेट किया था वो? अब मेरा खुद का एक्सपेंसेस मैंने डाली थी. अच्छा. और मैं देख रही थी मेरा खुद का एक्सपेंस तो बहुत कम है. जी 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 जी. ओके, तो मैंने उसका एनपीवी किया हम्म. एंड उसके हिसाब से आई हैव डन दी कैलकुलेशन. ओके. दैट्स ऑल. इट वाज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स, कुछ नहीं किया था. अच्छा, ठीक. बट आई हैव पुट एवरीथिंग इन अ स्प्रेडशीट. लाइक मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने शादी का खर्चा क्या है, शादी में ये क्या होता है, वो क्या होता है, एवरीथिंग. एंड देन लाइक दैट. सो राइट. इट राइट. वाज वेल थॉट थ्रू. ओके. ओके. सो फिर आपने 2013 से 2021 का जो पीरियड था उसमें सेविंग्स करना चालू करा, कुछ और इन्वेस्टमेंट्स आपने और किए उस वक्त कुछ और? नो, आई हैव फिनिश्ड माय लोन. एजुकेशन लोन जो थी वो मैंने आई हैव स्टॉप्ड. एंड देन that's it. Actually, I have started investing in mutual funds, as I told you. And हाँ, another thing is that I want to tell you, which is as I told you, ये अगस्त का मंथ है जब गोल्ड खरीदना का लेडीज के ऊपर, there is this thought process in South India. So what I decided was, why invest in August? यार अगस्त में तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा. हम्म. So what I used to do was, मुझे जब भी बोनस मिलता था तो 2013 तक I started getting bonus every year for the job grade that I was in. जो भी बोनस मिलता था मैं जाके I used to keep a little for myself, and rest I used to invest in either gold or silver. सिल्वर भी? हाँ, सिल्वर 2 साल किया था. ओके. अच्छा. हाँ, तो क्योंकि हमारे में ना वो सिल्वर और गोल्ड का काफी क्रेज होता है राहुल जी, साउथ इंडिया में. साउथ इंडिया में? साउथ नहीं, मैं रहा हूँ बैंगलोर, मुझे मालूम है, 3 साल मैं बैंगलोर रहा हूँ. और या और मैं वहाँ पे आई आई रिमेम्बर 2009 में मेरी शादी हुई थी, और खजाना ज्वेलर्स करके है, आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर. या है, अभी भी है. जयनगर. मी एंड माई वाइफ विल गो रेगुलरली. और जहाँ हमारा भी, जैसे एग्जैक्टली आपने बताया ना, हमारे बोनसेस होते थे, हम लोग भी वहाँ से जाके सोना खरीदते थे. आज भी है वो सोना, तो ऐसा नहीं कि नहीं है. बट उस वक्त हमारे पास दोनों बहुत यंग थे, वर्किंग थे, हार्डली कुछ बचता था खर्चे वगैरह निकाल के. मेरा भी एजुकेशन लोन था, लेकिन वो सारा मैंने, जितना भी हमारा बचता था, इफ आई रिमेम्बर 10 से 12 हज़ार रुपये मैं बचा लेता था उस वक्त भी. तो मैं भी जाके गोल्ड खरीदता था. म्यूचुअल फंड्स का तो मैंने काफ़ी बाद में शुरू किया था,
लेकिन सही कह रहे हो आप कि साउथ में बहुत क्रेज है सिल्वर का। मैंने कभी इन्वेस्टमेंट बैक 2009-10 में तो बिल्कुल सोचा भी नहीं था, बट दिस इज न्यू दैट सिल्वर भी आपके यहाँ बहुत चलता है, तो ठीक है। या हम लोग बेसिक वेडिंग्स पे ना सिल्वर देते हैं। तो मैंने बेसिक पूजा सामान, दो अच्छा। प्लेट ऐसा। तो ओके। इसीलिए मैं ना वो भी 2 साल का बोनस उसमें भी इन्वेस्ट कर लिया, माने एज रॉ सिल्वर। ठीक है। सो ठीक है। तो विच आई कैन यूज इट फॉर मेकिंग सम इंस्ट्रूमेंट लेटर। राइट राइट। तो फिर 2021 में फाइनली आपके पास हुआ कि नहीं, 30 से 35 लाख इकट्ठा हो गया था आपके पास? आ, हाँ, इकट्ठा हो गया था इकट्ठा हो मेरे गया। लिए, जो था मेरे लिए जितना चाहिए था उतना था। अच्छा। आई हैड। अच्छा, हम्म। इसमें आपने वो रिस्क कंसीडर नहीं करी कि मान लीजिए आपके हस्बैंड की जॉब चल रही है, तो वो अर्न कर रहे हैं अपने आराम से और उनसे फैमिली और बाकी खर्चे चलेंगे, तो वो सब आपने मान के चला कि दैट शुड कंटिन्यू, द अजम्पशन इज दैट वो सब कंटिन्यू होना चाहिए। See, one thing, Rahul ji, is that see, I have also done that risk analysis. Okay. हम्म। फर्स्ट रिस्क क्या है कि कुछ एडवर्सिटी हो जाए, हाँ जी। क्योंकि अदरवाइज उनका सरकारी नौकरी है तो कुछ टेंशन नहीं है। ओके। बट कुछ एडवर्सिटी हो जाए तो आई एम क्वालिफाइड, राहुल जी। राइट। And I have good relationships with Nokia and Motorola and everybody. So in case कुछ adversity हो जाए, I will fall back to them and they will take care of me. वो मुझे confidence है, अभी भी है actually. अच्छा। Right. And the second thing is that ऐसा नहीं है कि मैं अभी कमा नहीं रही हूँ। ओके। ओके। You can, I can give you the details if you want now, but I do spend a good amount of, quality time in the kind of जो काम मुझे पसंद है, वो काम पे मैं काफी टाइम इन्वेस्ट करती हूँ और उसमें से मैं पैसा कमा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि जितना मैं तब कमाती थी उतना कमा रही हूँ, लेकिन जितना कमा रही हूँ उससे मेरे दोनों बच्चों का टेक केयर मैं कर सकती हूँ, लाइक वर्स्ट केस। राइट। ओके। सो मतलब आपने 2021 में जॉब छोड़ दिया, उसके हम्म। बाद भी आप, ऐसा नहीं है कि घर बैठ गए हो, आप चाहे तो काम थोड़ा बहुत कर रहे हो, लेकिन वो क्या कंसल्टेंसी कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो? यस, यस, सो ओके। मैं कंसल्टेंसी करती हूँ। इफ यू वांट मैं उसका डिटेल्स में जा सकती हूँ, अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ फिर। नहीं मतलब आप मुझे बताइए कि वो कितना इनकम वाइज वो सफिशिएंट है, और वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने तो जॉब छोड़ने का सोचा था ना, तो फिर आप ऐसा मतलब काम क्यों कर रहे हो, मुझे आपसे वो मोटिव जानना है उसके पीछे का। हाँ, मैं नौकरी इसलिए छोड़ी, नॉट दैट मैं मुझे वर्कफोर्स से बाहर आ जाना है। जी। मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मुझे मजा नहीं था। अच्छा। ओके। तो मुझे ना बहुत सारे स्प्रेडशीट्स, पावर बीआई, फिर पीपीटीज, वो सब बनाने में ही मेरी पूरी जिंदगी जा रही थी। और मुझे नहीं, दैट्स नॉट व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट। मुझे एक चैलेंज चाहिए। हम्म। अगर एक स्टार्टअप आएगा मेरे पास और वो बोलेगा कि मैम मेरे पास ये आइडिया है, मैं उसको आई वांट टू मेक इट एज अ बिजनेस प्रपोजिशन, तो वो मुझे इंटरेस्ट है। तो I spend hours together brainstorming with them, mentoring them and ensuring that they become profitable. तो मेरी जो टाइम जो जाती है वो फाउंडर्स के साथ, यंग फाउंडर्स के साथ, जो आइडिया लेके आते हैं, फिर उसको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं जब तक वो प्रॉफिटेबल हो जाए। तो 2 साल, 3 साल, और उसके लिए मैं मेंटरिंग फीस लेती हूँ। ओके। तो सो आई डू, एंड देन मैं वाधवानी फाउंडेशन करके एक एनजीओ है, वेयर इन दे मेंटर स्टार्टअप्स। सो आई एम ए मेंटर देयर। तो वहाँ पे तब टिल नाउ आई हैव मेंटर्ड 1500 फाउंडर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 2 years। सो विच मीन्स दैट मेरा जो एक्सपोजर है, राहुल जी, वो पहले टेलीकॉम में था, अभी माई एक्सपोजर हैज इंक्रीज टू एटलीस्ट 25 सेक्टर। जी जी जी। तो मेरा सेक्टर का नॉलेज बढ़ता है और मैं डीप में पढ़ती हूँ उनके बारे में, फिर उनको गाइड करती हूँ। सो मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ। तो जो ये नीश वर्क जो है ना, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो सो दैट मतलब आई डू। आपने नेचर ऑफ वर्क चेंज कर लिया, मतलब जो आपको जॉब पे काम मिलता था एम्प्लॉयर से, आपकी या कंपनी से, उसकी बजाय अब आप ये चूज कर रहे हो कि मुझे कौन सा काम करना है, और ये काम आपको अभी अच्छा लग रहा है ये सब करके। यस, यस, बहुत अच्छा। एंड द थिंग, राहुल जी, इज मैं ज्यादा अपने आप को एडवर्टाइज भी नहीं करती हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आ गया तो आप किसी को रेफर करते हो। जी। तो ओके मेरा ओके, बॉस, वर्ड ऑफ माउथ से चलता है सब कुछ। हाँ, एंड मैं चूज करती हूँ कि इसको मुझे उससे मेंटरिंग करना है कि नहीं करना है, वो भी मैं सोचती हूँ। सो इसलिए आई एम वेरी पर्टिकुलर, और मैं खुश हूँ एक्चुअली।
अच्छा, तो अभी इससे इनकम आपको कितनी आ जाती है? मतलब जैसे आपका जॉब था, आप बता रहे थे हम्म कि जॉब में तो फुल टाइम आप एम्प्लॉय थे, तो उसका कितना परसेंट, 50%, 80%, 70%, कितना परसेंट आप कमा लेते हैं फ्रीलांसिंग से? So I invest 25% to 30% of my time, okay, and I make 25 to 30% of what I was earning before. ओके, आई सी व्हाट यू मीन। तो आप समय आपने कम कर दिया और उसी हिसाब से आपने अपना इनकम भी कम कर लिया है। Exactly, yes. And that income is good. I get around a lakh per month, like which is good, yeah. 1 लाख रुपीज पर मंथ, इन योर फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज, जहाँ पे ideally you are not supposed to work but you're working mainly because you like to work, and that's the difference between retirement and financial freedom, that रिटायरमेंट में तो लोग ये कि भाई काम नहीं करना हमें, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब वो नहीं है। आपने जो किया है एग्जैक्टली वही है कि नेचर ऑफ द वर्क हैज चेंज, यू आर नाउ डूइंग व्हाट यू एंजॉय रादर देन जो पहले आपको एम्प्लॉयर जो देता था वही करना है, वही पीपीटीज, वही बोरिंग प्रेजेंटेशंस, उसकी बजाय आप चूज कर रहे हो कि मुझे क्या करना है अभी। Exactly, yes. जो एंड एट द आपने सेम टाइम मुझे प्रेशर नहीं है कि आज 21 है तो 30th को मुझे पेमेंट्स देनी है, सैलरीज देनी है मेरी मेड्स को, मेरे पास पैसा है कि नहीं, वो टेंशन भी नहीं है। सो दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट। एंड जो अर्निंग्स जो है वो आ रहे हैं लाइक। अभी आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं? फिर अभी आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? तो एक्चुअली राहुल जी ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। तो मेरा म्यूचुअल फंड्स में है, एंड मैं रेप्यूटेड आनंद राठी ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट कर लेती हूँ। फिर आप ही से जो सीख के मैंने 20 में लाइक ईटीएफ्स में जो इन्वेस्ट किया है वो किया है। जी। सो इक्विटी में है, रियल एस्टेट में जो है वो है, ओके। एंड सम अमाउंट आई कीप इट लाइक एन इमरजेंसी फंड, ओके। लाइक इमीडिएटली लिक्विडिटी लाइक एफडीज। एफडीज रखते हैं आप? ठीक है, यस, ठीक है। यस। और एंड सिल्वर? माय गोल्ड एंड सिल्वर आई डोंट काउंट इट एज एसेट्स बिकॉज उसका उसका एक पर्पस है। हम्म, हम्म। बट ऑफ कोर्स वर्स्ट केस में आई कैन ऑलवेज सेल इट। या बट ऑफ उसका एक कोर्स। पर्पस है, वो पर्पस की वजह से मैंने खरीदा, तो मैं अपने एसेट क्लास में कभी डालती नहीं हूँ एक्चुअली। अच्छा, तो उसका पर्पस ये कि आप बच्चों को देंगे वो वेडिंग के हाँ वक्त? हाँ, बच्चों के देंगे, मैक्सिमम वही होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, नहीं आपका काफ़ी अच्छा ये डाइवर्सिफाइड आपने रखा है शुरू से ही पोर्टफोलियो को, विच इज़ रियली रियली गुड। या अब आगे क्या प्लान्स हैं आपके? अब आप क्या सोच रहे हैं? आगे कंटिन्यू करेंगे ये जो अपनी हैप्पी लाइफ आपकी जो चल रही है अभी, या फिर कुछ चेंजेस करेंगे इसमें, या फिर आर यू डूइंग समथिंग डिफरेंट? सी मुझे ना काफी कुछ करनी है एक्चुअली, ओके। लाइक मुझे एक बुक ट्रांसलेट करना है फ्रॉम माय ग्रैंडफादर्स बुक विच इज ऑन मैरिज रिचुअल्स। आई वांट टू ट्रांसलेट इट इन टू इंग्लिश। क्योंकि मेरा मानना है कि आजकल हम लोग पैसा तो खर्च कर रहे हैं शादी में, लेकिन क्या प्रॉमिसेस दे रहे हैं एक दूसरे को वो शादी में, वो उतना समझ नहीं है बच्चों को। वो सात वचन जो जो देते हैं, फिर आई डोंट नो हाँ साउथ में हाँ, होता है कि नहीं, नॉर्थ में होता है वो? या सो हमारा जरा अलग है, बट द इंटेंट इज द सेम। सेम, ओके जो फाइन। राइट। तो वो मुझे एक ट्रांसलेट करना है एक नॉवल की तरह, जी जी जी। ताकि तभी बच्चे पढ़ेंगे। जी जी। अगर मैं एज इज ट्रांसलेट कर दूंगी तो बोलेंगे बोरिंग है। हम्म। तो एक नॉवल की तरह एक स्टोरी में तो डाल के फिर वो 6 7 रिचुअल्स ओनली, नॉट मोर। हमारा आंध्रा का रिचुअल्स आर 10 15 ऑफ देम, बट आई डोंट वांट टू सब कुछ नहीं करनी है मुझे, बस 5 6 रिचुअल्स करनी है, वो एक करना है मुझे। तो एंड देन मैं जो मेरी सीख है और मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं व्हाट आई एम मैं क्या रियलाइज कर रही हूँ कि वो काफी सारे वुमेन प्रोफेशनल्स को बेनिफिट होगा, या जी वुमेन फाउंडर्स को बेनिफिट होगा। तो मुझे ज्यादा उधर वो पहुंचना है मुझे। like maybe start a YouTube channel, I don't know, okay. So I of course through one company many of my podcasts are going to get released in the next coming weeks, but मुझे और लोगों के लिए whatever is my experience of 50 years which I can give, that's another thing that I have. The third thing Rahul ji is, which maybe मैंने mention नहीं किया था, is हमारा family we run old age homes for below poverty line people in our village. ओके। तो अभी हम we have 100 people and we take care of them, and God's grace we get funds and we also invest, put in our money as well, and then we really take good care of them.
सो उसको हम कंटिन्यू करना है, एंड मे बी समथिंग इन द एजुकेशन ऑल्सो, विच आई डू इट नाउ एट एन इंडिविजुअल लेवल, बट मे बी क्रिएट अ ट्रस्ट। सो ऐसा मेरा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स है जो मुझे करनी है, विच आई वॉन्ट टू डू। तो या दे आर देयर इन द पाइपलाइन। देयर इज स्टिल अ लॉट टू बी डन। अभी बहुत बहुत एग्जैक्टली। चीजें हैं जो करने वाली हैं आप। Yes, yes, yes. My 24 hours, to be honest, is not sufficient. दैट्स रियली ग्रेट टू हियर कि बहुत लंबी अभी भी आपकी एक लिस्ट बाकी है जो आप करना चाहते हैं। एंड अच्छी बात है कि समय अब आपके पास निकलेगा, क्योंकि आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, फुल टाइम जॉब जो होता है। तो होपफुली आप वो समय निकाल पाएंगे और वो कर पाएंगे, है ना। यस, यस। मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन और उसको जरा फॉर्मल करना है। ओके, ठीक है। सो मुझे आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, सारा समझ में भी आया कि आपने बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट भी नहीं करा, बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है। एंड यू स्टिक टू बेसिक्स लाइक डाइवर्सिफाइड रहना है, गोल्ड भी खरीदना है तो रियल एस्टेट भी खरीदना है, तो म्यूचुअल फंड्स जैसे लगा कि भाई थोड़ा अभी इंटरेस्टिंग हो गया है तो वो भी एस आई पीज करना है। अम, कुछ मेरे ऐसे सवाल थे इन सारी चीज़ों को, स्टोरीज को जानने के बाद, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आपको अभी तक जो आपने ये डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में कि मुझे एमबीए करना था तो किया आपने वो, जॉब छोड़ना था तो वो भी किया आपने, अच्छा खासा पेइंग जॉब था आपका वो भी छोड़ दिया आपने। तो एनी रिग्रेट्स यू हैव सो फार? um Regrets in the sense of that this last 5 years, no, it just happened like this, okay? राइट। अभी देखते देखते ना 4.5 years हो गया है। मुझे कभी कभी लगता है मैंने अपना समय को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया है, वो एक रिग्रेट है। मतलब वॉज इट टू लेट दैट आपने मतलब टू लेट प्लान करा कि मैं जॉब छोड़ के अपना समय, मतलब जो मुझे करना है उसमें दूं? जॉब छोड़ने का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, जॉब छोड़ने का टाइम भी मेरा, द ईयर दैट आई क्विट ऑल्सो मेरा रिग्रेट नहीं है। मेरा जो रिग्रेट है कि 2022 जनवरी से, मान लीजिए 2021 सितंबर इज वन आई क्विट, तो 3 महीना छोड़ दीजिए कि वैकेशन पे गया। 2022 जनवरी से लेके अभी 2026 अप्रैल तक जो जितना मैं कर सकती हूँ जी। उतना नहीं किया करके एक रिग्रेट है। तो उसके उसके पीछे रीजन क्या है? आपको समय नहीं मिला उतना? समय नहीं मिला, शायद मैंने सही तरह से चैनलाइज नहीं किया। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो हो गई, जॉब तो आपने छोड़ दिया, लेकिन आगे क्या? आगे अपने हाँ, समय को कैसे प्लान आउट करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्लानिंग है जो पहले ही हो जानी चाहिए थी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जॉब तो छोड़ने वो से पहले ही। चैनलाइज नहीं किया था मैंने। जी यस। जी जी जी, बहुत लोग करते हैं चीज कि मतलब सफिशिएंट फाइनेंशियली दे आर फाइन एंड दे लीव एवरीथिंग, बट देन दे आर नॉट एबल टू प्लान कि भाई करोगे क्या उसके बाद, कैसे अपने समय का अच्छा यूज करोगे। ओके। ओके। आपके राइट। हिसाब से आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहा है अभी तक के लिए? अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, आपको क्या लगता है कि बेस्ट, सबसे अच्छा डिसीजन ना मैंने ये लिया फाइनेंस में? मेरा ये तीन जो प्लॉट में जो हाई रिस्क के साथ लिया था, हम्म। मुझे लगता है कि मेरा वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट था। ऐसा क्यों लगता है आपको? कि वो उस एज में ना राहुल जी, आई वॉज हार्डली कितना 23 years ओल्ड। हम्म। तो जब मैंने पहला प्लॉट के लिए 600 800 इन्वेस्ट करती थी, वो एज ऐसा एज है राहुल जी की, वो 800 ना ऐसा उड़ा सकती थी मैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा। एक अच्छा सा वॉच ले लिया, एक अच्छा सा साड़ी ले लिया, तो 800 ऐसा उड़ जाता। तो दैट टाइम, दैट candid thinking, that balance that I brought in, I think that that's a good investment. और वो आपकी मदर से आई ना आपको, वो सोच, वो समझ, वो मदर से आई हाँ। आपको। तो हमारी यस। लाइफ में भी आई थिंक एट सम पॉइंट इन टाइम वी नीड समबडी टू जस्ट टेल अस दैट कि यार ये, मैं इसलिए ये पॉइंट इसको मैं खींच रहा हूं थोड़ा कि आज जो जेंजीज हैं वो पता कैसे रह रहे हैं। मैं अभी आर्टिकल पढ़ रहा था एक रेडिट पे, किसी ने लिखा कि उसकी सैलरी है 1.2 लैक्स पर मंथ। शी इज ओनली हाँ। 22, 22 साल की हाँ। लड़की है। उसकी हम्म। सैलरी है 1.2 लैक्स पर मंथ आफ्टर हम्म। टैक्स। हाँ, मतलब हम्म। 17-18 लाख उसकी सीटीसी होगी, ठीक है। राइट। एंड राइट। शी स्पेंडिंग 1.1 लाख रुपीज पर मंथ। हम्म। 1.2 में से 1.1 लाख वो खर्च कर दे रही है। हम्म। क्योंकि जो माइंड सेट हो गया ना कि यार कल किसने देखा है, कल से मतलब हाँ। 20 साल बाद कौन देखेगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा,
40 साल में या क्या मैं रॉयल एनफील्ड थोड़ी लेके चलाऊंगा गाड़ी, लेकिन आपने वो सोच पकड़ी, तो आज आप ये डिसीजन ले पाए, मतलब राइट। ये मेरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है इससे। यस, वेरी वेरी वेल सेड। एंड माय मदर ऑलवेज हैज बीन माय मेंटर। राइट राइट कि राइट। मैं जितना भी तरक्की कर चुकी, हाउ मच एवर आई हैव बिकम सक्सेसफुल, आई लॉस्ट हर लास्ट लास्ट ईयर दिसंबर, आई एम 2025 सो सॉरी। दिसंबर। ओके। बट जो उन्होंने मुझे सितंबर में बोला था, मैंने वो एग्जीक्यूट किया था। एंड अभी लगता है जो उसने बोली थी वो सही था एक्चुअली। हाँ। सो या, सो शी इज बीन माय एंकर एंड माय मेंटर, राइट। ओके, सो ठीक है, मुझे समझ में आया। एक और क्वेश्चन था मेरे से कि Before you give me that question, I want to राइट। say something. You asked me कि what were your regrets, right? हम्म। तो मेरा और एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलना चाहती हूँ, ओके, विच इज व्हाट आर सम ऑफ द गुड थिंग्स यू एंजॉयड इन दिस 5 years, 4 years, ओके, इज दैट वन थिंग इज, राहुल जी, इज आई पर्सनली मैंने अपनी लड़की को फिजिक्स टीच किया था। अच्छा, ओके, नाइस, वेरी नाइस। हाँ, so today she is in the dentistry. And for me, 30 years from now or 20 years from now, it's a moment of pride कि like almost 6 months मैं अपनी बच्ची के साथ बैठ के मैं फिजिक्स सीखी, फिजिक्स सिखाती थी, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट्स अबाउट दिस जनरेशन। द सेकेंड थिंग इज दैट मेरे लड़के का जब भी एग्जाम्स होते थे, मैं जाती थी उनके मेडिकल कॉलेज एंड आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विथ हिम, जस्ट सपोर्ट हिम। And then, most importantly, which no money can buy for me, is last year I went and spent just 3 months exclusively with my mother. नाइस, वेरी नाइस। Don't know why, but I just spent, and within 1 month she left us. So, if you ask me that, what's the other side of regret, is the positive side. या Like these are some of the 3 4 nuggets that I will cherish forever. या नहीं, आपने जो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड की बात करी ना, और अपनी मदर के साथ जो बात करी, एक्चुअली दिस इज व्हाट प्रिसाइजली इज कॉल्ड ओनिंग योर ओन टाइम, है ना। मैं आपको अपना बताता हूँ, तो मेरी वाइफ मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है। मेरे से अच्छा जॉब करती थी, पहले जब करती थी, मेरे से ज़्यादा सैलरी उसकी हुआ करती थी। हमेशा ये ट्रेंड रहा है। मैंने कभी पब्लिकली बोला भी नहीं है, कभी अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस नहीं करा है। मुझे लगता है कि लोग शायद पता नहीं किस तरह से इन चीज़ों को लेंगे, लेकिन आज आपने चूंकि बात फैमिली की करी, तो थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। एंड जब हम लंदन से इंडिया माइग्रेट हुए 2022 में, तो शी डिसाइडेड कि मुझे जॉब अभी नहीं करना है और बच्चों को समय देना है। एंड शी इज सो हैप्पी नाउ। शी स्पेंड्स टाइम विद बोथ द डॉटर्स, एंड पढ़ाती है उनको, उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, उनके साथ राइम्स गाती है, स्टोरीज। आप हमारे घर आइए, बुक्स का हमने एक लाइब्रेरी, शी इज क्रिएटेड अ लाइब्रेरी फॉर हर सेल्फ। मुझे तो, मैं आई हैव नॉट बीन अ रीडर थ्रू आउट माई लाइफ। मुझसे एक बुक बड़ी मुश्किल से खत्म होती है, मैं करता हूँ जोर लगा के, बट शी इज वन ऑफ दो। सो आई कैन टोटली सी कि आप वेर यू कमिंग फ्रॉम, कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू ओन योर टाइम। एंड समटाइम्स इफ मनी इज नॉट द लिमिटेशन, देन यू डेफिनेटली वांट टू डू दैट, कि जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो या खुद के लिए करना हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम इसी को ही कहते हैं कि आप अपना समय ओन करो, ना कि केवल करोड़ों में लगे रहो, कि आज 5 करोड़, आज 10 करोड़, 7 करोड़, 12 करोड़। कुछ लोग बस उसी चेज में लगे हुए हैं। मैं भी उसी चेज में हूं अभी, कि मुझे एक सर्टेन गोल तक पहुंचना है। 2030 मेरा फाइनेंशियल हाँ, फ्रीडम का I गोल saw है। that. होपफुली मैं उसके काफ़ी करीब भी हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर हूँ, बट फिर भी मैंने एक टारगेट अपना रख के चला है कि उसके बाद हालांकि मैं अभी जो कर रहा हूँ बहुत एंजॉय करता हूँ। तो नहीं, काफ़ी इंस्पायरिंग लगा मुझे ये सारा सुन के। मेरा एक और क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना समय हो गया है हमें, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ आपसे एक क्वेश्चन कि मनी और रिलेशंस में क्या होता है ना, बैलेंस बिठा पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो क्या खटपट हुई थी कुछ, चाहे वो हस्बैंड के साथ, चाहे अपने बच्चों के साथ, चाहे मदर के साथ, कभी ऐसी खटपट हुई है आपकी मनी और रिलेशंस को लेके, कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, आपको लगता हो कि मुझे मेरा मनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आपके हस्बैंड ने या ब्रदर, आपके सन ने या डॉटर ने या आपकी मदर ने बोला हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ हुआ है? मेरे मदर के साथ तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज, शी इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लेडी। वो जहाँ पे बोलना है वहां बोलती है, जहाँ पे रुकना है उसको रुकती है, जी। कभी ज्यादा इंट्रूड नहीं करती थी। दैट्स वन। बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
क्योंकि मैंने कभी उनको उतना पावर नहीं दिया कि वो मेरे डिसीशंस, मैं लाइक इंटरफेयर करें। हाँ, दे बिकॉज दे यंग, ओके। एंड मेरे हस्बैंड के साथ, हाँ, वो सी वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में ये काफी कुछ फाइट्स होते हैं, हाँ, इफ वो नॉट सभी के मनी होते हैं। समथिंग एल्स, है ना। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है, ओके, ही इज ऑलवेज इन द नाउ काइंड ऑफ पर्सन, कि अभी राइट, पैसा है तो खर्च कर लो। और मेरा जो है जरा है वो कॉर्पस कॉर्पस बिल्ड करना है, एंड ऐसा है, थोड़ा ऐसा दूर है। का सोचना है। मैं कभी कभी मुझे लगता है मैं काफी दूर सोच लेती हूँ क्या करके। राइट, राइट। बट यस, सो इस एस्पेक्ट में हमारे बीच में शादी, व्हेन वी गॉट मैरिड, काफी कुछ वी यूज टू फाइट, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ना, 30 years हो गया हमारा शादी होके, तो 15 साल के बाद ना एक बैलेंस हो जाता है कि ना अपने आप हो ये जाता ऐसे है। ही रहे। आई नो, आई नो, आई नो, अपने आप हो जाता है। मैं मुझे भी, मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, 13 या 14, अब आई कांट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली। एंड आई कैन टेल यू कि मतलब ऐसे जैसे कर्व होता है ना, ऐसे फाइट्स का, ऐसे जैसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग होती है, उसके बाद जाके वो फ्लैटन हो जाता है कि यार अब लड़के कोई वो फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। तो ओके। अभी तो ऐसा ही है। सो ही ऑलवेज सेज कि तू बहुत दूर सोचती है, तो और वो उतना सोचता नहीं है, दैट्स फाइन, सो दैट बैलेंस इज देयर इन द फैमिली हाउस। जी, जी। सुशीला जी, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। मेरे व्यूअर्स को, आई एम श्योर, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नंबर्स की बजाय कई बार क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये क्वालिटी कॉन्वर्सेशन अगर आपको लगा तो आप सुशीला जी के लिए थैंक यू लिख दीजिए कमेंट्स में। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशन दूर तक पहुँचे, आपके आस पड़ोस पहुँचे, गांवों तक भी पहुँचे, शहरों तक भी पहुँचे। सुशीला जी, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे मिलके बात करके बहुत मज़ा आया, और होपफुली 5 साल बाद मैं आपको फिर से इनवाइट करूंगा और फिर ये पूछूंगा आपसे कि अब आपके पिछले 5 साल कैसे रहे। थैंक यू सो मच। या, थैंक यू सो मच राहुल जी। थैंक यू। या। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।